आप जब स्कूल में जाएंगे या जब किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तब आपको ये बताया जाएगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, किसी भी तरह की चीज़ के लिए ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये टॉपिक है क्या? चलिए, वेलकम स्टूडेंट। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक माना जाता है। चलिए चालू करते हैं हम लोग। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये है हमारा इस लेक्चर का टॉपिक। अब डायमेंशन से हम लोग क्या समझते हैं इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो चलिए देखिएगा, आपको पता होगा, आपको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में। हम लोग इनफैक्ट डिस्कस भी किए थे कि सभी डिराइव क्वांटिटी जो होता है वो सब हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनाया था। मतलब अगर आप बोल सकते हो कि जो डिराइव क्वांटिटी है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि 7 उसमें रहेंगे इसमें, लेकिन इन्हीं के कॉम्बिनेशन का यूज करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपको पता होगा यहां से, एवरी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। सभी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के एक्सप्रेशन के फॉर्म में या इसके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि अपन सपोज बात करते हैं हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं। स्पीड, तो आप बहुत सिंपल वे में आप स्पीड इज इक्वल टू लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे आप लिखते हैं, आप लोग, आपको आइडिया होगा इसके बारे में, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो बताइए ये स्पीड जो है, स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मेट में। और आपको ये पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है, लेंथ को बताता है। ओके, और जो हमारा टाइम है तो वो ऑब्वियसली टाइम पर डिपेंड करता है। दिख रहा है आपको यहां से? ठीक, तो मतलब मैं इसे चाहे तो ऐसा करके लिख सकता हूं कि ये स्पीड जो है वो लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग अगर बात, जैसे एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेथ, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब से हम लोग मैथ्स पढ़े हैं, जब से हम लोग का ज्योमेट्री आया, तो ये एक बड़ा अच्छा चीज रहता है जो हमको काफी अच्छा लगता है, क्योंकि बाकी ज्योमेट्री में तो थोड़ा पंगा रहता है ना। तो यहां पे क्या होता है हम लोग का लेंथ। अब बताइए लेंथ जो है वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है? तो बोलोगे सर लेंथ को एक्सप्रेस करता है। यस, एग्जैक्टली लेंथ को एक्सप्रेस करता है। अच्छा, ब्रेथ कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है? तो ब्रेथ भी देखोगे आप लोगों का लेंथ नाम का ही, ये जो फिजिकल ब्रेथ एक्चुअली नाम है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपको ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को बताता है, तो आप बोलोगे सर ये भी लेंथ ही है। तो अब आप बताइए एरिया जो है हम लोग का लेंथ और लेंथ, दो फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे ये जो डिराइव क्वांटिटी एरिया है वो हम लोग का लेंथ और लेंथ नाम के फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ओके, ये समझ में आ रहा है इस चीज को? तो हम लोग इसी डिपेंडेंसी के बारे में ही बात करेंगे और इसी डिपेंडेंसी को हम लोग डायमेंशंस कहते हैं। ओके, अब कैसे हम लोग डायमेंशन को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब चाहे तो आप देख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इसका एक जस्ट उल्टा भी होता है, ध्यान रखिएगा। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं अगर आपसे बोलता हूं स्पीड या वेलोसिटी की बारे में बात करते हैं हम लोग, स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू, आप लिखे थे अभी, क्या लिखा था बताइए? डिस्टेंस बाय टाइम लिखा था हम लोगों ने। जिसका अगर डायमेंशन हम लोग इसमें बात करें कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो आपने अभी देखा था, डिस्कस किया था, इसको हम लोग ऐसा लिख रहे थे, लेंथ के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टाइम ऊपर चला जा रहा था, है ना। तो उस हिसाब से हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर कभी आपको उल्टा चीज दे दे, इस तरह से दे दे, लेंथ और टाइम के इनवर्सली डिपेंड करने वाला, तो आप तुरंत थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि लेंथ मतलब ये डिस्टेंस बाय टाइम ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये जरूर स्पीड या किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी को बता रहा होगा। ठीक, तो जब आपको इतना समझ में आया है, तो अगर इसको समझने के बाद अपन को अब वी आर कंफर्टेबल, तो हम लोग अब
चालू कर सकते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसको समझते हैं। Dimensions of a derived quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised to represent the given quantity। मतलब डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का या डिराइव क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, जब हम लोग उसको किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जैक्ट पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायमेंशनल कहते हैं या डायमेंशन कहेंगे हम लोग। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग जो अभी हम लोगों ने बात किया था उसमें देखा था कि डिस्टेंस स्पीड जो रहता है वो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था और स्पीड जो है वो टाइम पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा था। पावर हम लोगों ने एक का +1 लिया था, एक का -1 लिया था, तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सब डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं मास के बारे में बात करते हैं। सपोज मास, ओके, तो आप लिखते हैं मास को ऐसा लिखते हैं, ओके, ये फंडामेंटल हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास को जब हम लोग को बताना है कि ये एक डायमेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है तो यहाँ पे ये जो मास को इतना बड़ा ना लिखकर हम लोग इसको m से एक्सप्रेस करते हैं। तो अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें नया क्या चीज़ है, वो तो हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हम लोग जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं लेट द मास बी m लेते हैं। बट यहाँ पे ये मास हम लोग का वो वेरिएबल मास m को नहीं ले रहा है जिसमें हम लोग m मान लेते थे और उसको कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इस चीज को नोटेशन ये किस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है उसको बताना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये नोटेशन ले रहा हूं और क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम लोग इसमें ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट जब लगाया तो आप तुरंत समझ जाना कि यहां पर ये एक किसी मतलब वेरिएबल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या किसी मास को हम लोग कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, वो नहीं है, समझेंगे आप लोग। ये हम लोग डायमेंशन बता रहे हैं। डायमेंशन मतलब कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी को बिलोंग करता है उसका एक नोटेशन। ओके, जैसे आप लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, क्या केमिस्ट्री में एल्युमिनियम को ऐसा लिखोगे तो चल जाएगा? नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे सर क्या गलती क्या है, तो हम इंग्लिश की बात नहीं करें, नोटेशन की बात करें। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये अलाउड है क्योंकि दिस इज नोटेशन और सिंबल फॉर एल्युमिनियम। तो मतलब हम लोग को एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। उसी तरीके से क्या होता है, हम यहां पर जब मास को डिस्क्राइब करेंगे तो m लिख रहे हैं, तो नॉर्मल अगर m लिखे होते तो वहां पर वो बन जाता है क्या क्या चीज बन जाता है, हम लोग का एक वेरिएबल को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि ये एक डायमेंशन है तो डायमेंशन क्वांटिटी को, ये डायमेंशन को पहचानने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है उसको ले लेते हैं, दैट इज लेंथ। और लेंथ के लिए हम लोग जो डायमेंशन यूज करते हैं वो रहेगा L। और डायमेंशन है इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, L नोटेशन यूज कर रहा हूं। तीसरा सपोज मैं ले लेता हूं, टाइम के बारे में बात करते हैं हम लोग, टाइम। तो टाइम के लिए जो होता है वो हो जाएगा T। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ये भी हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर के लिए दो टाइप का नोटेशन यूज किया जाता है, या तो K और थीटा। ओके, अब बोलो सर हमको कौन सा यूज करना है, तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छा चीज ये बताता हूं कि आप अपने स्कूल पर चले जाइए, स्कूल में जो या आपके जो सजेस्टेड बुक्स में जो लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। उसके बाद पांचवा वाला जो आएगा हमारे पास वो आएगा करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं, जो डायमेंशन के लिए जो नोटेशन यूज करेंगे वो रहेगा A। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, याद करोगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग जो डायमेंशन यूज करेंगे वो हो जाएगा हम लोग का CD, कैंडेला के लिए। ओके, और सेवेंथ वाला जो लास्ट वाला अपने पास रहेगा फिजिकल क्वांटिटी, वो रहेगा हम लोग का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग यूज करेंगे MOL, मोल के लिए। तो कुल मिला के हम लोग जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको इस प्रकार के नोटेशन से डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो नोटेशन डिस्क्राइब कर रहे हैं इसे हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशन कहेंगे।
ध्यान रखेंगे नॉर्मल m अगर लिखते हैं ऐसा कभी, तो वो ये बताता है कि एक मास है जिसका लेंथ कोई वैल्यू होगा 2 kg 3 kg 5 kg, या कभी लेंथ इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, मैं सपोज लिखता हूँ एल लिख के छोड़ देता हूँ, तो ये जरूर क्या होगा किसी लेंथ के लिए बता रहा है जो लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर 7 मीटर कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सप्रेस करता हूँ या हम स्क्वायर ब्रैकेट में जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो बन जाता है हमारा डायमेंशनल क्वांटिटी, मतलब वो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है बोल सकते हो आप लोग ना, दैट मींस वी आर एक्सप्रेसिंग द डायमेंशन। अब यहां पर अब बार बार ध्यान रखना, मैं यहां पर डायमेंशन वर्ड पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, कहीं पर भी आप इसमें वैल्यू पर अपन बात नहीं कर रहे हैं, यहां कोई वैल्यू की बात है भी नहीं, यहां पर हम लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, न कि वैल्यू के बारे में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते जाते हैं और आपको उसको बनाने का तरीका और साथ में याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे डिराइव क्वांटिटी के आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में या उनका डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। ठीक, लेकिन आपको यहां पे एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा यहां पर कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए बहुत नए हैं जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, मैं उनके बारे में अभी फिलहाल बता देता हूं, इसको ऐसे निकालते हैं, आप उसको जान के रखिए, बाकी हम लोग उसके बारे में जब आगे एक चैप्टर में बढ़ते जाएंगे हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानते भी जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटीज, देखते हैं हम लोग एक एक करके। जैसे आप देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डिराइव फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन शोइंग विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज along with their powers requires to represent it, है ना। मतलब क्या हो गया, जैसे अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सिंपल से चालू करता हूं मैं इसको कैसे, जैसे हम लोग ले लेते हैं यहां पर स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड। ओके, तो आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी, मैं यहां पर और वेलोसिटी भी लगा देता हूं, बस दोनों में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन में अंतर है लेकिन दोनों एक ही चीज को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे स्पीड के लिए आप लिखते हैं डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी के लिए आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो दोनों ही लेंथ को बताता है, तो क्या लिखेंगे इसको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये लिखते होंगे हम लोग। अब अगर मैं इसको डायमेंशनली एक्सप्रेस करता हूं तो कैसे लिखूंगा, डायमेंशनली एक्सप्रेस करने पर ये डिस्टेंस को बता रहा, मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन हो जाएगा, लेंथ को एक्सप्रेस करता, लेंथ को अपन ऐसे दिखाते हैं, और जो हम लोग का टाइम है उसका डायमेंशन ये होता है, उसको अपन इससे दिखाते हैं, जो बन जाता है एल, टी भी ऊपर चला जाएगा टी का पावर -1, और हम लोगों ने इस प्रकार से इसको डिनोट कर दिया। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग का फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी स्पीड या वेलोसिटी है उसको हम लोग किसके फॉर्म में बता रहे हैं, हम लोग जो इसके एग्जैक्ट पावर के फॉर्म में बता रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एल और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम के एग्जैक्ट पावर के फॉर्म में बता रहे, एल टी का पावर -1। ओके, अब आगे और देखते हैं हम लोग ना, इसमें एक एक करके देखते जाएंगे। देखिए जैसे एरिया जो है उसको हम लोग लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, इसको लिखते हैं हम लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ऐसा लिखते हैं हम लोग। अब लेंथ जो है वो कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी को बता रहा है, बताइए, लेंथ को ही बता रहा है, इसमें कुछ नया कुछ तो है नहीं। और ब्रेड्थ जो है वो भी कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी को बता रहा है, तो एल। तो अगर मैं लिखूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो आप इसमें लिखेंगे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एरिया, देखिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा मतलब मैं एरिया के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, एरिया के वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एरिया के डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो एरिया का डायमेंशन यहां से क्या हो गया बताओ, एल इंटू एल, मतलब क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये दिख रहा है आपको लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये बन गया एरिया का डायमेंशन। अब सपोज आप लोग पढ़ते होंगे सब इसमें कि वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, तो वॉल्यूम में आप क्या लिखते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखते हैं आप लोग लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो यहां पर अगर मैं डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, देखिएगा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, उसके वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसका डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूं। डायमेंशन मतलब वो किन फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन को, ये लेंथ का डायमेंशन को एल लिख दिया, ब्रेड्थ का डायमेंशन भी लेंथ को ही एक्सप्रेस करता है तो मैंने एल से एक्सप्रेस कर दिया,
और हाइट को भी मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं तो ये L बन गया। तो मतलब फाइनली आपके पास आ गया कि वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है, L³ होता है। और कोशिश करेंगे कि कुछ बेसिक जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन को आप मेमोराइज कर लेंगे, ये बनाने के प्रोसेस में ना जाए। बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक, चलिए आगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं इसमें। जैसे देखिए डेंसिटी, डेंसिटी को हम लोग क्या लिखते हैं, मास बाई वॉल्यूम, हम लोग पढ़ते थे। अगर मैं आपको बोलता हूं चलिए डेंसिटी का डायमेंशन निकालेंगे, तो डेंसिटी का डायमेंशन मतलब डायमेंशन के लिए फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूं। तो मास का डायमेंशन m होता था, ओके। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता था, L³ होता था। तो ये जैसे लिया, इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए ml का पावर -3। तो ये बन गया हमारा डेंसिटी का डायमेंशन, ओके। इसी प्रकार से हम लोग अब स्पीड और वेलोसिटी देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, या मोमेंटम के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। चलिए जैसे मोमेंटम का डायमेंशन लिखते हैं, तो मोमेंटम को आप देखिए, सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो मोमेंटम इज इक्वल टू आप लिखते थे, याद करोगे, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी आप लिखते थे। अब मैं अगर बोलता हूं कि चलिए मोमेंटम का मोमेंट ये निकालिए, डायमेंशन निकालिए, मोमेंटम का डायमेंशन, तो ऐसा लिख दिया। मास का डायमेंशन क्या होता है आप लोग को पता है, ऐसा एक्सप्रेस करते हैं। वेलोसिटी या स्पीड के लिए हम लोगों ने जो नोटेशन यूज किया था, याद करना अभी, LT का पावर -1। अब आपको समझ में आ रहा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको याद करना है, क्योंकि याद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ चीजें, ये सब चीजों को आपको बना के नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस वेलोसिटी को आपको फिर से तोड़ना पड़ेगा कुछ ऐसा कि दिस इज इक्वल टू मास और इनटू वेलोसिटी की जगह आपको फिर लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आपका काम बढ़ जाएगा, आपका टाइम काम बढ़ जाएगा, समय लगेगा। इसलिए क्या होगा, कुछ डायमेंशन को आप एकदम एब्रप्टली एकदम मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंटम का डायमेंशन आ गया, ओके। अब अगर आपसे बोला जाता है कि चलिए एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ओके, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लिखते हैं अपन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दैट इज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो उसको एक्सेलरेशन, और अगर समय के साथ वेलोसिटी कम होता है उसको रिटार्डेशन, है ना। तो उस सेंस में देखा जाए तो चेंज इन वेलोसिटी, तो मतलब ये एग्जैक्टली वेलोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा होगा। क्यों बताइए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका हाइट अभी जो है मान लेते हैं 5 फीट है, और मान लेते हैं कि 2 साल बाद आपका हाइट हो गया 5'2", तो चेंज कितना है, तो क्या करोगे आप, 5'2" से 5 फीट को आप माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना, 2 इंचेस बचेगा, है ना। तो मतलब क्या होगा, जो भी आएगा वो लेंथ को ही तो बता रहा होगा। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को जब आप उनमें चेंज निकालते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करते हो मैथमेटिकली, तो फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे आपके पास मान लेते हैं कि 100 रुपीज था, और किसी कारण से आपके किसी फ्रेंड ने दे दिया आपको और 50 रुपए, तो 150 हो गया। अगर पूछा जाए कितना चेंज हुआ, तो आप क्या करोगे, 150 रुपीज माइनस 100 रुपीज करोगे तो कितना आएगा, 50। तो 50 क्या रुपीज ही तो आएगा ना। सोता नहीं कि 50 जो है वो किसी और क्वांटिटी को बता रहा होगा। इसलिए चेंज इन वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी को ही एक्सप्रेस करता है, और टाइम तो टाइम ही हो गया। उस सेंस में देखा जाए तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलिए आप एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बताइए, तो बोलोगे सर चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी को ही बता रहा है, तो क्या होगा, LT का पावर -1। समझ में आ रहा मैं क्यों याद करने बोल रहा हूं आप लोगों को, ओके। और नीचे डायमेंशन कितना है बताओ, टाइम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, T लिखेंगे, ओके। उस सेंस में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा LT का पावर -2। तो ये बन गया हमारे पास एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के बाद जब हमको पता है तो हम लोग फोर्स का भी डायमेंशन देख सकते हैं। जैसे फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिखते हैं बताइए, जैसे आप लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ओके। अगर फोर्स का डायमेंशन पूछा जाए तो मास के लिए m, अभी हम पता है इसके बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बारे में निकाला था, एक्सेलरेशन कितना आया था, LT का पावर -2। तो अगर इनको क्लब कर दोगे तो क्या बन जाएगा, MLT का पावर -2। अब यहाँ पर आप एक बात और बोल सकते हैं, बोले सर आपने बताया था कि किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग सभी 7 क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं।
बाकी कहाँ, कोई तो दिख नहीं रहा है। तो देखिए मैं चाहे तो इसे ऐसा लिख सकता था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, mL(T⁻²), और क्योंकि इसमें हमारे पास टेम्परेचर नहीं है तो K⁻0। ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें करंट के लिए क्या करोगे, तो करंट का पावर 0। अच्छा बोलोगे सर कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, तो CD का पावर 0। अब बोलोगे कि सर मोल्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, तो MOL मोल का पावर 0। ऐसा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखना बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि जिनके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप उसी को प्रिसाइसली एक्सप्रेस करें। ऐसा लिखेंगे भी तो कोई गलत नहीं है, लेकिन हम लिखते नहीं है ना। जिस पे वो एग्जैक्टली डिपेंड कर रहा है, देखिए पावर 0 है मतलब इनके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन जिसका पावर जो है वो उसके डिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखते हैं। अब चलिए फोर्स के बारे में बात कर लिए, तो तुरंत हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अगला आ जाएगा यहाँ से प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखते थे अपन, थ्रस्ट फोर्स, है ना। एक स्पेशल फोर्स होता है थ्रस्ट फोर्स बाय एरिया। थ्रस्ट फोर्स क्या होता है इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। फोर्स बाय एरिया, तो देयरफॉर क्या करेंगे, प्रेशर का डायमेंशन, देखिए सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशन को क्या लिखेंगे, फोर्स का डायमेंशन। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम देखो निकाला, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL(T⁻²) बाय एरिया के लिए क्या लिखना पड़ेगा, L⁻²। दिख रहा है आपको यहां से, सॉरी L⁻²। हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखोगे क्या बन जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻²। तो ये बन गया हमारा प्रेशर का डायमेंशन। ओके, आगे हम लोग और भी कुछ कुछ क्वांटिटी पढ़ेंगे। स्ट्रेस का भी डायमेंशन सेम होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, सेम स्ट्रेस का डायमेंशन भी सेम होता है। मैं वो आप लोगों के ऊपर जो पढ़ाई का दुनियादारी का स्ट्रेस आता है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फिजिक्स के एक फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया एक फिजिकल क्वांटिटी। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे डायमेंशंस को ना आप कोशिश करेंगे कि मेमोराइज करने का, एक दिन में होगा नहीं, आपका समय के साथ साथ होता जाएगा। और मैं आपको एक बहुत बहुत अच्छा आपको एक टेक्निक बता दे रहा हूं कि अभी आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपके पास ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारा समय है, तो आप ना एक ही वीडियो को, मैं तो बोलता हूँ 4 से 5 बार देख लीजिए बैठे बैठे, कुछ भी नहीं, मूवीज जैसा देखते रहिए देखते रहिए। इतने तो वेब सीरीज देख ही रहे हैं आप लोग, तो आधा आधा घंटे का ये 20-20 मिनट का ये वेब सीरीज भी देख लीजिए, ठीक है। तो जिससे क्या हो जाएगा, आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगी और आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके ऊपर कभी भी एग्जाम का प्रेशर या स्ट्रेस नहीं आएगा। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है आप लोगों के पास, चीजें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। देखिए अब जैसे वर्क, अभी हम लोग स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में बात किए, अब वर्क के बारे में बात करते हैं, वर्क का डायमेंशन निकालेंगे। तो वर्क का क्या होता है आपको पता होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, ये हो गया। तो यहां से आपके पास आ जाएगा, तो मतलब वर्क का डायमेंशन जो हो जाएगा, तो वर्क का डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए आपको पता है, देखिए क्या लगा रहे हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, और फोर्स के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद करोगे फोर्स का क्या था, बताओ। फोर्स का आपको पता है यहाँ से mL(T⁻²)। डिस्प्लेसमेंट लेंथ को डिनोट करता है, तो लेंथ का डायमेंशन यूज करेंगे, जिसके कारण इसका जो डायमेंशन बन जाएगा अपने पास हो जाएगा mL²T⁻²। ठीक, ये बन गया हमारे पास वर्क का। इसी प्रकार से वर्क के बाद एक आता है हमारे पास एनर्जी आता है। ओके, एनर्जी, तो एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना, एनर्जी मतलब एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, एनर्जी एनर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने पास। इसलिए सपोज मैं काइनेटिक एनर्जी लेके चलता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखते बताइए, ½ mv²। अब यहां पर एक चीज को थोड़ा ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे हाफ जो लिखा, बोलोगे हाफ का क्या डायमेंशन होगा, तो अब एक चीज देख रहे हो, हाफ इज अ नंबर। नंबर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करता, एक प्योर नंबर जो होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2, तो क्या समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। 2 का मतलब, 2 मतलब नंबर, दैट्स ऑल। लेकिन जब तक मैं उसके आगे पीछे कुछ लगाता नहीं हूं, जैसे कि 2 मीटर, तो आप बोलोगे लेंथ, मतलब 2 किलोग्राम मतलब आप लोग मास। उसी प्रकार से अगर सिर्फ मैं 2 लिखता हूं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। उसी तरह से यहाँ पे हाफ जो है वो एक प्योर नंबर है,
और प्योर नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। इस कारण से अगर आप काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप लिखेंगे हाफ का कोई डायमेंशन नहीं तो m लिखेंगे, m मास, तो मास का डायमेंशन m, ये लगा दिया हम लोगों ने, m हो गया मास का डायमेंशन, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब l t का पावर -1 का होल स्क्वायर, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t का पावर -2। अब आप एक चीज थोड़ा गौर से देखिएगा, वर्क का डायमेंशन भी वही आ रहा है, एनर्जी का डायमेंशन भी वही आ रहा है। तो एक और बात आप क्लियर करेंगे यहां से कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दो डिफरेंट क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम ना हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी हो गया अपने पास। तो ये जो मैंने आप लोगों को अभी जितना लिस्ट बताया, इतना तो आपको किसी भी हालत में मेमोराइज करना पड़ेगा। एक और डायमेंशन में बता देता हूं, वो भी आपके लिए जरूरी होता है, दैट इज पावर। तो पावर के बारे में बात करते हैं हम लोग, पावर का भी बता देते हैं, देन इसको अपन वाइंड अप करते हैं ना। तो पावर, अब आपको पता है कि पावर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं क्या, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क को अपन बोलते हैं पावर, ओके। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि पावर का डायमेंशन क्या होगा, तो पावर का डायमेंशन जब बोलते हैं तो मतलब वर्क का डायमेंशन, तो अभी हम लोगों ने लिखा था m l स्क्वायर टी का पावर -2 बाई टाइम का डायमेंशन t, ऐसा ले लिया हम लोगों ने, जिसके कारण हमारे पास ये बन गया m l स्क्वायर टी का पावर -3। तो ये बन गया हमारे पास इसका डायमेंशन। तो ये पावर का डायमेंशन हो गया। तो इतना डायमेंशन आपको किसी भी हालत में मेमोराइज कर लेना ही बेटर रहेगा, इसको बनाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पर एक अगला बात आता है कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिसके बारे में आपने कभी ना सुना है ना पढ़ा है, ठीक है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में फिलहाल मैं अभी आप लोगों को कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी इतना आप जरूर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उन क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, उन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जिनके बारे में अभी आपको फिलहाल आइडिया नहीं है, उनके बारे में जस्ट एक कुछ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन देखिए, उसको समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ क्वांटिटीज क्लास 12 के भी हैं तो वो भी आपको जानना पड़ेगा जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना याद कीजिए आप लोग। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।